हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हर्ष वर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे सेशन सेंटेंस सर्जरी 2 में, जो है आज का हमारा पेशेंट नंबर 2। और यहाँ हम पता लगाएंगे इस पेशेंट 2 की बीमारी और साथ ही साथ उस बीमारी का इलाज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो हाईलाइटेड पार्ट दिया गया है ये है इस सेंटेंस में एक एरर। ये एरर है या नहीं ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसे पढ़ेंगे समझेंगे तभी डिसाइड करेंगे कि एरर है या नहीं। लेकिन अगर ये हाईलाइटेड पार्ट अगर एरर नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो सही जवाब होगा वो होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, जिसका मतलब आपको इसमें किसी भी तरह के करेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर इसमें एरर है तो उसका सही सॉल्यूशन जो होगा एरर का वो इन चारों में से एक होगा। अब स्टूडेंट्स, यहां पर बात आती है कि ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसका मतलब क्या है, ये एरर है या नहीं। इसके लिए हमें इस सेंटेंस को पूरा पढ़ना होगा और समझना होगा। तो लिखा गया है द ऑनरेबल कोर्ट हैड टेकन अ लीनिएंट व्यू। माननीय न्यायालय ने एक नरम रुख अपनाया क्योंकि जो अपराधी है उसका कोई पहले का प्रीवियस कन्विक्शन मतलब दोष सिद्धि पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इसे देखते हुए माननीय न्यायालय ने दोषी की सजा थोड़ी कम करी, या यूं कह लीजिए थोड़ा नरम रुख अपनाया कि इसको कठोर सजा नहीं देंगे, इसको थोड़ी कम सजा देंगे, क्योंकि इसका पुराना पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई दोष या कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। तो ये तो मतलब हुआ इस सेंटेंस का। अब आइए स्टूडेंट समझते हैं कि ये एरर है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं कुछ जनरल बातें आपको बता दूं, छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं। बिकॉज से पहले द से लेकर के व्यू तक ये है पूरी मेन क्लॉज, और बिकॉज के बाद या बिकॉज को जोड़ दिया जाए तो बिकॉज से लेकर के कन्विक्शन तक ये कहलाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो हमेशा अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड करती है। तो ये तो एक रही जनरल सी इंफॉर्मेशन जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है कि बिकॉज से जो क्लॉज बनती है, बिकॉज से जो सेंटेंस बनता है वो कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब स्टूडेंट्स, ये एरर है या नहीं तो जरा देखिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स जब इसे कहते हैं कि ये एरर है तो एरर के पीछे उनका रीजन होता है कि हैव के बाद सर ये कन्विक्शन नाउन है, सर ये नाउन तो नहीं आ सकता, सर ये आएगा तो कन्विक्टेड आएगा, क्योंकि हमने तो आज तक हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही देखी है। आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आई हैव सेड दिस, आई हैव आस्क्ड। तो आपने हैव और हैज और हैड के बाद जो थर्ड फॉर्म देखी वो सही देखी है, लेकिन स्टूडेंट्स यहां नाउन भी आता है। तो ये कारण अगर आप कहते हैं कि नाउन की वजह से ये गलत हो रहा है तो ये कहना गलत होगा। हैव के बाद नाउन भी आता है। अब इसके पीछे का रीजन समझिए स्टूडेंट्स। यहां ये एरर है तो दो कारणों से है। पहला, कोर्ट ने जो नरम रुख अपनाया वो अपनाया पास्ट में। ये जो हैड है ये आपको टेंस की जानकारी देता है। ये हैड जब भी आता है तो इससे टाइम का पता लगता है, इससे टेंस का पता लगता है, टाइम का पता लगता है, मींस ये पास्ट में है, मतलब कोर्ट ने जो भी सजा दी वो पास्ट में दी। नरम रुख अपनाया वो भी पास्ट में अपनाया। और टेकन है इस हैड हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब, जैसे आप कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V3। आसान भाषा में इसे V3 कहा जाता है, वैसे आप कहेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो बात रही कि ये पास्ट में हुआ। जब पास्ट में हुआ तो फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उसका पास्ट में ही देखा गया होगा जज के द्वारा। तो इस तरीके से हैव तो नहीं आ सकता, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज तो अपने मेन क्लॉज पे डिपेंड करती है, तो हैव तो नहीं आएगा। अब जब हैव नहीं आएगा तो पहला कारण तो यही रहा कि ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये एरर है, और अगर ये एरर है तो फिर सीधे से ये ऑप्शन भी हो जाता है गलत। अब दूसरा रीजन समझिए स्टूडेंट्स, जब भी आप हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहां नॉट एक एडवर्ब है, और एडवर्ब हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आता है। तो अगर आप नॉट का यूज कर रहे हैं हैव के बाद तो फिर हैव को तो हमें हेल्पिंग वर्ब मानना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब अगर हैव है तो आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैव या हैड अपने आगे मेन वर्ब लेती है, और कन्विक्शन हमारी मेन वर्ब नहीं है। इस कारण से ये दो तरीके से गलत होता है। तो ये भी रहा एरर। अब चूंकि हम ये समझ चुके हैं कि एरर तो है, बीमारी तो है, अब चारों में से हमें ढूंढना है उस बीमारी का सही इलाज क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए की, दैट इज हैड नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड। स्टूडेंट्स, इसे समझने से पहले आपको समझना होगा हैज और हैव के बारे में कुछ चीजें। देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर ध्यान से देखें तो हैव, हैज और हैड, इन तीनों के बाद आप यूज कर रहे हैं नाउन का। इन तीनों के बाद आप यूज कर रहे हैं नाउन का। इसका मतलब तो ये हुआ कि इनके बाद नाउन आता है, और जब इनके बाद नाउन आता है तो यहां पर ये तीनों ही हैज, हैव, हैज एंड हैड ये काम करते हैं मेन वर्ब का। और जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं तो इन्हें कहा जाता है पजेसिव वर्ब। पजेसिव वर्ब कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ये तीनों ही वर्ब्स पजेशन को दिखाती हैं, ऑनरशिप को दिखाती हैं, किसी हक को दिखाती हैं। जैसे आपका हक अगर किसी चीज पर है तो अपना हक दिखाने के लिए आप कहेंगे
हैव या हैज या हैड। सपोज ये मेरा पेन है, इट इज माई पेन, इसको मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास, मेरा अधिकार इस पेन पर है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कार है तो मैं कहूंगा आई हैव अ कार। तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। एक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा ना कि मेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? तो फिर वो एक्टर कहता है कि मेरे पास माँ है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि हैज, हैव और हैड के बाद जब भी हम किसी नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं कि उस पर हमारा अधिकार है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है पजेसिव वर्ब्स या इन्हें कहा जाता है मेन वर्ब्स, और ये पोजेशन और ऑनरशिप दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें कि यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ हैव के बाद अब नाउन नहीं, हैव के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जा रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स इसे कहेंगे मेन वर्ब। अब हैव के बाद जब मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पे हैड, हैज और हैव किसका काम कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब का। तो ये डिफरेंस आपके दिमाग में होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जब इन तीनों के बाद हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर ये तीनों हैव, हैज और हैड हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और जब इनके बाद नाउन का इस्तेमाल किया जाता है तो ये तीनों मेन वर्ब्स होती हैं जो पोजेशन या ऑनरशिप दिखाती हैं। अब आगे बात करते हैं अपने ऑप्शन नंबर 1 पर। अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो हैड नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड, अब यहां लिखा हुआ है कन्विक्टेड। अब हैड नॉट के बाद चूंकि यहां पर नॉट है तो ये आप समझ ही गए होंगे कि ये हैड यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और प्रीवियसली यहां पर एडवर्ब है, और कन्विक्टेड यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। स्टूडेंट्स मैंने अपने पिछले कई लेक्चर्स में कहा है कि एक ही वर्ड दो या तीन तरीके से काम कर सकता है। एक ही वर्ड या तो नाउन भी हो सकता है, उसका वर्ब भी बन सकता है, और उसी का एडजेक्टिव भी बन सकता है, और उसी का एडवर्ब भी बन सकता है। एक एग्जांपल और देखिए स्टूडेंट्स, कन्विक्ट एक वर्ब है और कन्विक्शन एक नाउन है। जब कन्विक्ट एक वर्ब है तो इसका मतलब होता है न्यायालय में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराना। दोषी ठहराने के लिए कन्विक्ट यूज किया जाता है, और दोष सिद्धि कहने के लिए कन्विक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोष सिद्धि या किसी का दोष साबित करना, इसे कहा जाता है कन्विक्शन, और दोषी ठहराने को कहा जाता है कन्विक्ट। और अगर कोई वर्ब होती है तो उसकी 5 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5, जिसमें V1 को कहा जाता है बेस वर्ब, और इस बेस वर्ब की ये होती है सिंगुलर मेन वर्ब। इसका V2 होगा कन्विक्टेड और V3 होगा कन्विक्टेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैज, हैव और हैड के साथ यूज की जाती है। ये तो बात रही कन्विक्शन, एक छोटी सी जानकारी कन्विक्शन के बारे में कि वर्ब और नाउन ये दोनों होता है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। चूंकि आप स्टूडेंट्स ये समझ चुके हैं कि हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ सकती है, तब भी ये क्या होता है? गलत। और ये गलत, फर्स्ट ऑप्शन ये गलत इसीलिए है क्योंकि, एक बात बताइए, अगर मैं एक्यूज्ड के आगे फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा हैड नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होगा कि एक्यूज्ड ने दोषी ठहराया है। एक दोषी दोष ठहरा रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां ये देखिएगा कैसे समझते हैं। हैड के बाद बॉट आ रहा है, मुझे बताइए ये कार किसने खरीदी है? रोहन ने खरीदी है। ही के बाद बॉट आ रहा है, कार किसने खरीदी है? ही ने खरीदी है। दे के बाद बॉट आ रहा है, कार किसने खरीदी है? दे ने खरीदी है। ऐसे ही अगर एक्यूज्ड के बाद हैड कन्विक्टेड आ जाए तो मुझे बताइए कि दोषी किसने ठहराया है? एक्यूज्ड ने ठहराया है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से ये गलत हो जाता है, क्योंकि एक्यूज्ड को दोषी ठहराया जाएगा, ना कि दोषी किसी को दोषी ठहराएगा। तो ये हो गया गलत। आगे हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखें तो इसमें लिखा हुआ है हैड, और हैड के बाद लिखा हुआ है नो, और फिर अगेन लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है हेल्पिंग वर्ब। अब आप ये भी कहेंगे कि सर हेल्पिंग वर्ब के बाद तो नो नहीं आता। स्टूडेंट्स हैज, हैव और हैड के बाद नो आ सकता है। अगर आप नो के कारण इसे गलत कर रहे हैं तो ये गलत है। इसका रीजन समझिएगा इसका रीजन स्टूडेंट्स ये है, जैसे मैंने कहा दे हैव अ कार, और अगर मैं इसी को कहूं दे हैव नो कार, उनके पास कोई कार नहीं है। ही हैज अ कार, और अगर मैं कहूं कि उनके पास कोई कार नहीं है, ही हैज नो कार, तो मुझे बताइए कि यहां हैज और हैव या हैड किसका काम कर रहे हैं? वही मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, क्योंकि मेन वर्ब के बाद नाउन आ रहा है। और अगर ये नाउन है तो स्टूडेंट्स ये फिर नो क्या है? ये नो क्या है स्टूडेंट्स? ये नो है यहां डिटरमिनर। जब भी आप नो का इस्तेमाल करते हैं तो नो के बाद आप एक नाउन का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, हैव, हैज और हैड के बाद नो तो आ सकता है, लेकिन जब नो आता है तो हमेशा उसके आगे नाउन आता है, क्योंकि डिटरमिनर्स अपने आगे नाउन लेते हैं। जैसे आर्टिकल्स, दा के आगे नाउन, एन के आगे नाउन, सम के आगे नाउन, ये सारे डिटरमिनर्स होते हैं।
तो स्टूडेंट्स ऐसे में अगर आप ध्यान से देखें, हैड नो एक डिटरमिनर है, अभी अभी बताया। अब डिटरमिनर के बाद नाउन आएगा, ना कि थर्ड फॉर्म आएगी। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन भी होता है आपका गलत। स्टूडेंट्स अगर आगे बात करें अपने अगले ऑप्शन की, तो इसमें लिखा हुआ है हैड नॉट बीन प्रीवियस कन्विक्शंस। अब आप कहेंगे सर ये सही होना चाहिए, और कुछ लोग अगर कह रहे हैं कि ये सही है तो शायद उनको मतलब नहीं पता है। या तो आप पूरी नॉलेज के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ जवाब देते हैं, आपकी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपका फाउंडेशन एकदम क्लियर है, या तो आप गट फीलिंग के आधार पर जवाब देते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, हैड नॉट बीन प्रीवियस कन्विक्शंस यहां पर गलत होगा। उसका कारण समझिए क्या है। स्टूडेंट्स यहां जैसे मैंने लिखा है, शी हैड बीन अ टीचर फॉर मैनी ईयर्स बिफोर शी रिटायर्ड। हैड बीन का मतलब तो ये हुआ कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अब शी हैड बीन अ टीचर फॉर मैनी ईयर्स कहने का मतलब है वो बहुत सालों तक टीचर रही, मतलब पास्ट में किसी पॉइंट से लेके पास्ट तक, मतलब पास्ट तक, पास्ट के किसी पॉइंट से पास्ट के किसी पॉइंट तक, इस पूरी ड्यूरेशन तक, इस पूरे पीरियड तक वो एक टीचर रही। तो मुझे बताइए टीचर कौन रहा? शी रही। अगर ये शी रिया है तो टीचर आप किसे बोल रहे हैं? रिया को बोल रहे हैं। इसके बाद अगर आप कहते हैं ही हैड बीन सिक फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक वो बीमार रहा। एक हफ्ते का मतलब ये हुआ कि पहले दिन, पास्ट में किसी पहले दिन से लेकर के पास्ट में ही 7वें दिन तक वो बीमार ही रहा। तो यहां पर आप सिक किसे कह रहे हैं? इसी ही को कह रहे हैं। हैप्पी आप किसे कह रहे हैं? इसी शी को कह रहे हैं। और भूखा आप किसे कह रहे हैं? इसी डॉग को कह रहे हैं। द डॉग हैड बीन हंग्री। हंग्री कौन? डॉग। हैप्पी कौन? शी। बीमार कौन? ही। अब मुझे बताइए कि हैड बीन के बाद जब आप नाउन का इस्तेमाल करते हैं, आपने हैड बीन के बाद यहां कन्विक्शंस का इस्तेमाल किया, और हैड से पहले सब्जेक्ट क्या आ रहा है आपका? एक्यूज्ड। तो मुझे बताइए कन्विक्शन आप किसे कह रहे हैं? एक्यूज्ड को कह रहे हैं। जब वहां पर सिक किसके लिए था? सब्जेक्ट ही के लिए। फिर हंग्री किसके लिए था? सब्जेक्ट डॉग के लिए। तो मुझे बताइए कन्विक्शन यहां नाउन किसके लिए होगा? इस हिसाब से तो ये कन्विक्शन होगा सब्जेक्ट के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर दोष सिद्धि कह रहे हो दोषी को, कि दोषी दोष सिद्धि था। तो ये स्टूडेंट्स ये सेंसलेस होगा, ये इलॉजिकल होगा। तो ऐसे में आप दोष सिद्धि, किसी एक्यूज्ड को दोष सिद्धि कह सकते हो क्या? मैं कह सकता हूं किसी इंसान को यार वो दोष सिद्धि है, वो कन्विक्शन है। किसी इंसान को आप टीचर कह सकते हो, लॉयर कह सकते हो, हंग्री कह सकते हो, सिक कह सकते हो, हैप्पी कह सकते हो। या किसी इंसान को कहोगे कि वो कन्विक्शन है, वो दोषारोपण है, या उस पर दोष वो दोष सिद्धि है? नहीं कहेंगे ना, थोड़ा सेंसलेस होगा। तो इस वजह से ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। स्टूडेंट्स सही जवाब होगा हैड नो प्रीवियस कन्विक्शन, क्योंकि यहां पर हैड के बाद नो आ रहा है, और आप जानते हैं कि हैड के बाद नो आ सकता है। अभी अभी मैंने बताया कि हैड के बाद नो आ सकता है। जब हैड के बाद नो आता है तो नो डिटरमिनर होता है, और डिटरमिनर के बाद जब नाउन आता है तो ये डिटरमिनर के लिए आता है। डिटरमिनर के साथ क्या आता है? नाउन, जो नाउन को डिटरमाइन करता है। अब मुझे बताइए दे हैव नो कार का मतलब है कि उनके पास कार नहीं है। ही हैड नो कार, उनके पास कार नहीं थी। तो वैसे ही आप कहेंगे ही हैड नो प्रीवियस कन्विक्शन, इसका मतलब उसका कोई पास्ट में आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है, उस पर कोई भी दोष साबित नहीं हुआ है। तो ग्रामेटिकली ये ऑप्शन होगा सही। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन सारे एरर्स के पीछे, इन सारे ऑप्शंस के पीछे का लॉजिक समझ में आया होगा, और इन लॉजिक्स को आपने ग्रामेटिकली समझा है। ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट्स का यूज, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके हमने इनको सीखा है। स्टूडेंट्स हम दो तरीके से जवाब देते हैं। पहला, एक तो गट फीलिंग के बेसिस पर कोई भी स्टूडेंट चारों पांचों को देखेगा, उसके मन में आएगा अरे यार सी ऑप्शन ठीक होना चाहिए, डी ऑप्शन ठीक होना चाहिए, ए होना चाहिए। बस गट फीलिंग के दम पर हम लोग जवाब देते हैं। ज्यादातर इंग्लिश में स्टूडेंट्स यही करते हैं। कभी कभी उनकी गट फीलिंग सही साबित हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक छोटी सी बात रहती है कि यार हमारी ग्रामर जो है वो स्ट्रांग नहीं है, और कब तक हम गट फीलिंग के दम पर जवाब देंगे। स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन जो आपने देखा चारों ऑप्शंस में, हैड, किसी में बीन, किसी में नॉट, किसी में नो, इस कंफ्यूजन से बाहर आने का तरीका गट फीलिंग नहीं होता, बल्कि होता है आपकी स्ट्रांग ग्रामर, आपके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना। तो स्टूडेंट्स मैंने जब चारों पांचों ऑप्शंस के पीछे आपको रीजन बताया तो ग्रामर का यूज किया, लॉजिकल रीजन समझाए, जिससे कि एरर पता करना हमारे लिए सरल हो गया, और बाकी चीजों को, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी हमारे लिए आसान हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन भले ही थोड़ा सा लेंदी रहा हो, लेकिन आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और यहां से आपने ग्रामर भी सीखी, कॉन्सेप्ट सीखे, और किस तरह से हम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सही ऑप्शन का चयन करते हैं ये भी आपने सीखा।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और मिलेंगे जल्द ही अपने अगले सेशन में जिसका नाम होगा सेंटेंस सर्जरी 3 मीन्स पेशेंट नंबर 3 की बीमारी का हम पता लगाएंगे उसका इलाज ढूंढने के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।